इस वीडियो में हम क्लास 11th के इतिहास बुक का पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन के नोट्स को एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये चैप्टर बहुत लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि इसमें इसका नाम और इसमें जो दिया गया है बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें मेसोपोटामिया एक शहर है जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और इसका नाम लेखन कला और शहरी जीवन है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा क्यों है, पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। मेसोपोटामिया एक शहर का नाम था। तत्कालीन इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। मतलब आज जो इराक का हिस्सा है वो पहले के समय में, मतलब आज से 3000 ईसा पूर्व पहले वो मेसोपोटामिया का हिस्सा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज जो यहाँ पे हम इराक को देखते हैं ये पहले मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, मतलब आज के इराक का कुछ हिस्सा। और यहाँ पे ईरान है और यहाँ पे सीरिया है, तुर्की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रदेश इराक गणराज्य का हिस्सा था, लिखा है यहाँ पे। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो मेसोस यानी मध्य और पोटेमस यानी नदी, मतलब नदियों के बीच की जो ज़मीन है उसे मेसोपोटामिया कहा गया है। अर्थात 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अब इन 2 नदियों का नाम क्या है? दजला और फरात। ये बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम में कि इन 2 नदियों का एमसीक्यू में पूछ देते हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक किसी में भी पूछ देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम ज़रूर याद करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सी नदियाँ हैं। इन 2 नदी की बात हो रही है यहाँ पे। ये वाली फरात नदी है, ये वाली दजला नदी है। ये बात याद रखना कि जो पश्चिम में है वो फरात है और जो पूर्व में है वो दजला नदी है। और इसके बीच का जो एरिया है इसे ये मेसोपोटामिया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके शहरीकरण दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2400 ईसा पूर्व से पहले तो सुमेर कहा जाता था, पर 2400 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ कि अक्कद भाषी लोग यहाँ पे आ गए थे। उसकी एक अलग कहानी है पर वो बुक में एक्सप्लेन नहीं की गई है, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। और तो उसके बाद यहाँ पे अक्कद भाषा का चलन हुआ था, तो इस जगह को भी अक्कद कहा जाने लगा था। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। बेबीलोन यहाँ पे एक छोटा सा शहर का नाम है। अभी हम और शहरों के बारे में भी देखेंगे, जैसे मारी हो गया और उरनगर हो गया, उरुकनगर हो गया। अभी आप बेबीलोन के याद रखिए। तो इस बेबीलोन के चलते ही ना दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व में ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था। और इसकी भी अलग कहानी है कि यहाँ पे व्यापार किस तरीके से फैला, उसको ये बुक में नहीं एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ से पहली भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो सुमेरियन ऐसे लिखेंगे, और हिंदी में सुमेरी थी। 2400 ईसा पूर्व के बाद अक्कदी भाषी लोग यहाँ पे आ गए और अक्कदी भाषी ने सुमेरी भाषा की जगह ले ली। ये देख चुके हैं हम। 1400 ईसा पूर्व में अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ और हिब्रू भाषा से मिलती। ये जो अरामाइक भाषा थी, हिब्रू भाषा, हिब्रू पता है ना आपको, इस्लामिक, उसमें एक बहुत मायने रखती है ये भाषा। तो अरामाइक भाषा भी इससे कुछ ताल्लुकात रखती थी, मिलती जुलती थी। और यहाँ और आज भी इराक में कुछ भागों में बोली जाती है। आज बहुत कम स्तर पर बोली जाती है पर कुछ भागों में बोली जाती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बोलने के लिए? 1400 ईसा पूर्व में हुई थी, ये बात याद रखना। यहाँ पे मैंने ये पिंक पेन से हाईलाइट कर दिया है जो भी डेट और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अब उत्तर का क्षेत्र देखते हैं। उत्तर का क्षेत्र आपको पता है ना, ये वाला क्षेत्र।
मेसोपोटामिया का जो ऊपरी भाग है इसके बारे में अभी देखते हैं। हमने दक्षिणी भाग के बारे में देखा कि बेबीलोनिया हुआ, फिर अक्कद नाम पड़ा, सुमेर पहले था, ये सब हमने देखा। लगभग 1100 ईसा पूर्व में इसीराइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। असीरिया यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र का नाम था। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे असीरिया, दक्षिण में बेबीलोनिया और उत्तर में असीरिया नाम पड़ गया था। असीरिया क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ पे असीरियाई लोग आ गए थे। मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत, मतलब हमें मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ आज कैसे पता है, ये हमें किस तरीके से पता है। आपको पता होगा कि जो जितनी भी सिविलाइजेशंस थी पहले के ज़माने में, जैसे मेसोपोटामिया हो गया या फिर सिंधु घाटी सभा हो गई, और भी बहुत सारी थी, तो उनके बारे में हमें आज इतनी सारी जानकारियाँ पता कैसे हैं? ये हमें वहाँ की इमारतों जो कि ज़मीन के अंदर पाई गई हैं उनसे पता चलता है। इमारत, मिट्टी की पट्टिकाएँ, जो कि ये मिट्टी की पट्टिकाएँ आगे बहुत मायने रखती हैं। अभी इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। मूर्तियाँ, लिखित दस्तावेज, मुद्राएं, औजार, आभूषण और कब्रें, इन सबसे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता हुआ करती थी। मेसोपोटामिया में खोज, अब हम इसमें खोज के बारे में देखेंगे और किन लोगों ने की। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। अब बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि जो यूरोपवासी थे, इनकी इतनी रुचि क्यों थी मेसोपोटामिया के अंदर? ये क्यों चाहते थे उसमें खुदाई करना, उसके बारे में जानना? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं, इनको एज इट इज़ छाप के आना एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख भी लेना इम्पॉर्टेंट, जब आप नोट्स बनाओ तो। ऐसे तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बहुत अच्छे से बना दिया है। तो पहला पॉइंट ये लिखना है आपको कि यूरोपवासियों ने मेसोपोटामिया में खोज करने के लिए रुचि इसलिए दिखाई क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उनकी जो ज़्यादातर यूरोपवासी, आपको पता ही है, क्रिश्चियन है, तो उनकी धार्मिक बुक बाइबल है, और बाइबल के प्रथम भाग, ये बहुत सारे भाग होते हैं उसमें, तो प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया था। अब किस तरीके से किया गया था ये देखिए दूसरे पॉइंट में। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक, द बुक ऑफ जेनेसिस, ये आपको याद रखना है। ओल्ड टेस्टामेंट की द बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है। सिमार, जिसका तात्पर्य है सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि। सुमेर का जिक्र हुआ था यहाँ पे, सुमेर ईंटों से बने शहर की भूमि। और तीसरा पॉइंट ये है, एक कहानी है प्रचलित, नोआ की कहानी। हो सकता है आपने सुनी हो सकता है कि ना सुनी हो, तो ये भी लिखना है। नोआ की कहानी ऐसे लिख देना है। माना जाता है जब दुनिया में बाढ़ आने वाली थी तब परमेश्वर ने नोआ को भेजा। नोआ एक फरिश्ता था, कुछ था ईश्वर का, तो उन्होंने भेजा। उसने एक नाव बनाई, बहुत बड़ी नाव बनाई थी नोआ ने, और उसमें हर प्रजाति का एक एक जोड़ा रख दिया था। ऐसी एक कहानी मेसोपोटामिया में भी प्रचलित है, पर उसमें नोआ के स्थान पर जीवसूद और उतनापिस्टिम थे। ये व्यक्तियों के नाम हैं, जीवशूद्र और उतनापिस्टिम। उसमें नोआ था और इसमें ये था, इन दोनों का जिक्र हुआ था। तो इनको सिमिलर लगा यूरोपवासियों को कि ऐसी कहानी हमारे बाइबल में भी है और ऐसी कहानी मेसोपोटामिया में भी पाई गई है, प्रचलित है। तो इन्होंने, इनके अंदर रुचि जागी, क्यूरोसिटी जागी कि इन्हें हमें भी जानना है। और चौथा पॉइंट ये लिखना है आपको कि 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लेखित जलप्लावन की कहानी लिखी थी। तो यही जलप्लावन की कहानी, ये जो है, जो नोआ की कहानी है। तो ये 4 पॉइंट आपको एज इट इज़ लिख के आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लीजिए ध्यान से।
अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। ये मैंने खुद देखा है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ रखा है ये, और ऐसे वैसे भी नहीं, 5 नंबर में आ रखा है डायरेक्ट। जब मैं प्रीवियस ईयर की वीडियो बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कितनी बार आ रखा है। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ छाप के आना है, बिल्कुल याद, बिल्कुल रट लो, दिमाग में बैठा लो कि ऐसे ऐसे लिखना है। इसके मतलब मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो वृक्षाधारित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी और यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। पहला पॉइंट, आप पूर्वोत्तर भाग के बारे में लिखेंगे, यहाँ के मैदान के बारे में लिखेंगे और हरियाली, पर्वत श्रृंखला, इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। और ये भी लिखना है आपको 7000 से 6000 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे खेती शुरू हो गई थी। फिर आप उत्तरी भाग के बारे में लिखेंगे। उत्तर में ऊंची भूमि थी जहाँ स्टेपी के घास के मैदान थे। ये कीवर्ड है, ये लिखना ही लिखना है, उत्तर में स्टेपी के घास के मैदान। अभी इसका जिक्र आगे भी होगा। स्टेपी के घास के मैदान, यहाँ पशुपालन और खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन था। मतलब यहाँ पे जो पशुचारक थे वो खेती से ज़्यादा थे, मतलब किसानों से ज़्यादा थे, तो यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा किया जाता था। खेती की तुलना में अच्छा आजीविका का साधन था। अब पूर्व भाग देख लेते हैं। पूर्व पता ना आपको, ये वाला साइड। तो पूर्व की देख लेते हैं, ईस्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूर्व में दजला की सहायक, बताया था आपको, पूर्व में दजला नदी है। तो पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। यहाँ पे ये दजला नदी है, इसकी सहायक नदी ऐसे फैली हुई होगी। यहाँ पे मेसोपोटामिया है और यहाँ पे ईरान है। तो इसकी सहायक नदी अंदर भी फैली हुई होगी, इसके अंदर फैली होगी। तो यहाँ से नदी के द्वारा यहाँ से ईरान में जा सकते हैं आसानी से। और जलमार्ग तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा सस्ता और टिकाऊ साधन होता है परिवहन का, तो इसलिए ये बहुत सुविधाजनक था तब के टाइम पे। तो ये भी तीसरे पॉइंट में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूर्व के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट तो होना ही चाहिए आपके आंसर में अगर ये भौगोलिक स्थिति आई है तो, वरना आपको हो सकता है नंबर ना दिए जाए। दक्षिणी भाग, और यही सबसे ज़्यादा मायने भी रखता है क्योंकि ये रेगिस्तानी था, फिर भी यहाँ ये सबसे ज़्यादा शहरीकृत था। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है, जैसा एक्सप्लेन किया। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास सबसे पहले यहीं पे हुआ था। इनमें शहरों के भरण पोषण की सक्षमता थी, मतलब शहर के लोग यहाँ पे सही से रह सकते थे रेगिस्तान होने के बाद भी। अब ऐसा क्यों था, तो यहाँ पे कारण लिखा है, क्योंकि फरात और दजला उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती थी। फरात, और आपको पता होगा नदी जो है उपजाऊ मिट्टी लाती है, चाहे भारत हो चाहे कोई और देश हो। तो रेगिस्तान होने के बाद भी जो देखो नीचे तो रेगिस्तान था, पर जो नदी आती है ना, तो नदी अपने साथ पहाड़ों की जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी लेके आती है। तो ये ऊपरी जो सतह थी यहाँ पे कुछ तो उपजाऊ मिट्टी आ रखी थी, जिससे कि यहाँ पे खेती हो सकती थी अच्छे से। खेती हो सकती थी मतलब यहाँ सिविलाइजेशन बैठ सकती थी आराम से। तो यही एक मेन कारण था कि उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती थी। यही कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती थी और पहले ये धाराएं सिंचाई की नहरें का भी काम देती थी। इससे गेहूँ, जौ और मटर या मसूर के खेतों में सिंचाई की जाती थी। तो ये आपको लिखना है पूरा, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है आपको। ये पॉइंट वाइज लिखें, एग्ज़ाम में भी ऐसी पॉइंट वाइज लिखना है, पता है ना आपको। और ये ड्राइंग भी बना देना, ये एग्जामिनर के दिमाग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ऐसे ड्राइंग बना देना कि ये दजला नदी है, ये फरात नदी है, ये मेसोपोटामिया है, उत्तर में स्टेपी के घास के मैदान, दक्षिण में रेगिस्तान और पश्चिम में ईरान। मतलब पूर्व में ईरान और पश्चिम में यहाँ पे सीरिया, तुर्की वगैरह। ये पूरा आपको ये पेज अच्छे से लर्न करना है।
आगे चलते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। ये याद रखना है, कांस्य युग। कांसा क्या होता है? कांसा रांगा और तांबा से मिलाकर बनता है। अभी तो इसका चलन बहुत कम हो गया, पहले के ज़माने में बहुत यूज़ किया जाता था। जो भाले बनाए जाते थे और जो हथियार बनाए जाते थे वो सब इसी से बनाए जाते थे। आज तो लोहे और स्टील का प्रयोग होने लगा है, और पहले कांसा बहुत फेमस था। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो पता चल जाएगा आपको। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर का निर्माण कांस्य युग यानी 3000 ईसा पूर्व, ये भी डेट भी याद रखनी है। कांस्य युग कब था? 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबा या रांगे से मिश्रण से बनता है। ये भी याद रखने वाली बात है। तांबा और रांगा, ये धातुएं दूर से मंगाई जाती थी। मेसोपोटामिया के में नहीं थी, ये बाहर से मंगाई जाती थी, जैसे ईरान, तुर्की, लेबनान, इन सब में मंगाई जाती थी। मन को में छेद करने, मन कुछ एक हथियार होता था, ऐसे हथौड़ा होता है वैसे ही उसमें छेद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। पत्थर की मुद्राएं उकेरने आदि कामों के लिए धातु के औजार के लिए ज़रूरत पड़ती थी। मेसोपोटामिया हथियार भी कांसे के होते थे। भालों की नोक कांसे से बनती थी। अब शहरीकरण का महत्व देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस नोट में आपको हर चीज़ इम्पोर्टेंट मिलेगी, क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो मैंने डाला ही नहीं है इसमें। तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान ही नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर घनत्व बढ़ जाता था और इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लगते थे। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। ये तो पता ही है, एक शहर की खूबी होती है ये तो। अब एक मेसोपोटामिया का उदाहरण भी दे सकते हैं कि मुद्रा बनाने और पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। गांव और शहर के लोगों में लेन देन होता रहता था। ये इम्पोर्टेंट शब्द है, लेन देन। मतलब ये आपको लिखना है, मतलब अगर शहर या फिर मेसोपोटामिया के शहर या गांव से है ना, तो एक पॉइंट तो आप इसी बना सकते हो, लेन देन। इन दोनों में लेन देन होता था, गांव और शहर के लोगों में। अब क्यों होता था? क्योंकि शहर कुछ थे ही नहीं गांव के अलावा। गांव पे ही आश्रित रहते थे। आगे पढ़ेंगे ये। अगर गांव नहीं होता तो शहर भी नहीं चल सकता था। ये गांव बहुत इंपॉर्टेंट होता था किसी भी शहर के लिए। अब ऐसा क्यों होता था? इसी लेन देन के कारण होता था। लेन देन होता रहता था। इस प्रकार शहरी क्रियाकलाप में गांव के लोग भी जुड़े रहते थे। अब यहाँ पे पता चलेगा कि गांव इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है शहर के लिए। शहरी जीवन की विशेषताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। शहरी जीवन में श्रम विभाजन होता था। मतलब हर किसी बंदे का अपना अलग काम है, तो इसी को श्रम विभाजन कहते हैं। ऐसे लोहा बनाने वाला लोहारी कहलाएगा, और मोची जूता सिलेगा। ऐसे अपने अलग अलग काम होते हैं। गाँवों में तो कोई सा भी काम कर लेता है। विभिन्न लोग आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते थे। मैं बता रहा हूँ ना, इस पर पूरा पॉइंट ही बन जाता है एक। शहर के लोग अपने कार्य को लेकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते। ये वो कारण है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो आत्मनिर्भर नहीं है। आप किसी लोहार को देखोगे, वो अगर कील बना रहा है तो वो कील बना लेगा, उसके पास लोहा नहीं होगा। तो पूरी तरीके से कोई आत्मनिर्भर नहीं होता शहर में। यही दिक्कत है शहर की। तो निर्भर किस पे होना पड़ता है? शहरों पे। शहर का कोई व्यक्ति है, वो चीनी बनाना चाहता है, और उसे चीनी बनाने के लिए गन्ना ही नहीं है। गन्ना वो लाएगा कहाँ से लाएगा? वो गाँव से लाएगा। तो इस प्रकार ये आश्रित होते हैं। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं। शहरों में अनाज और खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्यों है। क्योंकि अनाज और खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं। अब इंडिया की बात कर लो, यहाँ दिल्ली है। दिल्ली में इतनी छोटी जगह है, यहाँ पे कोई खेती कर लेगा? जितना भी खेती का सामान है सब उत्तर प्रदेश या बिहार से आता है यहाँ पे, या फिर हरियाणा, पंजाब से।
तो इसलिए आश्रित है। शहरी जीवन में अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। अभी इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि हिसाब किताब से कैसे लेखन प्रक्रिया शुरू हुई थी मेसोपोटामिया में। तो ये 6 पॉइंट आपको याद करने हैं शहरी जीवन की विशेषताएं। और ये अगर ऐसे पूछा है तो भी ये लिखना है, और अलग तरीके से ही पूछ सकता है, ऐसे ही मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषताएं लिखो, तो वो आएगा तब भी ये लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, अलग अलग क्वेश्चन बना के आ सकता है। अब यहाँ पे वारका शीर्ष के बारे में देखेंगे। वारका शीर्ष मतलब तो सर होता है, और वारका इस सर का नाम दिया गया है। ये एक मूर्ति है, रुको आपको दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो, ये है वारका शीर्ष। इस सर को नाम को वारका शीर्ष कहा जाता है मतलब। और इसके बारे में ये इतनी सारी डिटेल है, ये इसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो छाट के यहाँ लिख दिया है, तो ये देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये 3000 ईसा पूर्व पहले बना था, रुकनगर में बनाया गया था। स्त्री का एक सर है, किससे बनाया गया था? सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, ये याद रखना, को तराश कर बनाया गया था। और ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे पूछा तो नहीं गया, पर फिर भी याद रख लेना कि ये लैपिस लज़ूली, सफ़ेद सीपी और लाल डामर से बना है। ये 3 धातु का ही प्रयोग किया गया था इसमें। अब शहर में माल की आवाजाही के बारे में देखते हैं। मेसोपोटामिया के खाद्यान्न संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। तो जितने खनिज दो और धातु वगैरह की कमी थी मेसोपोटामिया में। ये कहाँ से आते थे? बाहर के देशों से, मतलब खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, और भी बहुत सारे क्षेत्रों से मंगाते थे। यहाँ पे खाद्यान्न की कमी क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे गांव में बहुत सारा खाद्य पदार्थ उगाया जाता था। इसके खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए तथा नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थे। इसकी जो पेड़ों की लकड़ी होती थी, 2 ही यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती थी, खजूर और पोपलार। ये आ सकता है एमसीक्यू में। तो वो अच्छी नहीं थी, वो कच्ची लकड़ी होती थी और टूट जाती थी जल्दी, तो इसलिए इन्हें लकड़ी को भी आयात कराना पड़ता था। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ये देखो यहाँ पे इन देशों का नाम याद रखना, तुर्की और ईरान, तुर्की और ईरान आसपास बगल में ये, अथवा खाड़ी पार के देश। खाड़ी पार पता है ना, जैसे ये कोई खाड़ी है, मतलब ये समुद्र का एरिया होता है, जैसे खाड़ी बोलते हैं। 3 जगह से जो एरिया गिरा होता है, जो समुद्र गिरा होता है, उसे खाड़ी बोलते हैं, तो पता ही है ना आपको। तो खाड़ी पार के देश, जैसे मैं आपको समझाता हूँ खाड़ी पार के देश का क्या अर्थ हुआ। ये गुजरात है, इंडिया है ये, ठीक है, ये इंडिया है, ये गुजरात है। यहाँ पड़ा, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी आपको पता होगा, और यहाँ पे ये देश है। मान लीजिए ये कोई देश है, ये दुबई है या सऊदी अरब है, तो ये खाड़ी है। अब खाड़ी के जो उस पार के जो देश होते हैं उसे बोलते हैं खाड़ी पार के देश। तो ऐसी एक खाड़ी मेसोपोटामिया में भी थी, तो उसके पार के जो देश थे, जैसे लेबनान, तुर्की, इन सब वगैरह में से मंगाया जाता था ये सारे जो खनिज धातु हैं। अब एक परिवहन के बारे में भी एक स्पेशल पॉइंट बना सकते हो आप। परिवहन के लिए क्या उपयोग करते थे वो? परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन जलमार्ग था। ये तो 10th से ही पता है आपको। तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही, इसके आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पे डालूँगा तो ये इसकी PDF बनानी पड़ेगी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगला पार्ट इसका जल्दी लाऊँ। आपको तो पता ही है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत कम स्टफ़ अवेलेबल होता है यूट्यूब के ऊपर फ्री में, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर चैप्टर के ऐसे ही नोट्स ला पाऊँ। तो उसके लिए आप भी सपोर्ट कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए और टेलीग्राम नहीं है तो आप इन पे भी मैसेज कर सकते हैं, और इन प्लेटफॉर्म पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।